जब बहू के भीतर खलिश सी भरती जाती है तो फिर बहू के माथे पर ही दोषों की लड़ियां मढ़ देते हैं। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने कपड़े भी नहीं बदले, खाना खाने से क्यों मना कर दिया। बस बहू का फर्ज है कि सबको अपने हाथ के बने पकवान खिलाती रहे। खुद कुछ खाया भी है या नहीं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमरे में चली आई और दिसंबर की गलन भरी रातों में ठिठुरते हुए कितना इंतजार रहता है उन सुबहों का, जिनमें सूरज दरवाज़ों और खिड़कियों से अपने पूरे उजास के साथ झांकता हो। इस मौसम में देह ठंड में सिकुड़े सिकुड़े कैसे अकड़ सी जाती है। तो आज ऐसी ही खिली खिली धूप निकली थी और मैं इस गुनगुनी धूप में ठाठ से अपने बेटे बहू की बालकनी में बैठकर चाय नाश्ते का आनंद ले रही थी। अरे लो, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैं इस ठाठ और आनंद शब्द पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं तो आगरा अपने पति के साथ रहती हूँ, वहीं घर बनवा लिया है। वहीं से मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी भी की है। बिटिया दामाद बंगलौर में हैं और बेटा क्षितिज यहाँ दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। सुप्रिया कुछ अपना काम शुरू करना चाहती है जो इंटीरियर से संबंधित है। एक दो जगह से बातचीत चल रही है, जल्दी ही सब फाइनल हो जाएगा। क्षितिज की शादी को लगभग 1 साल हो गया है। बेटा बहू दोनों बड़े प्यार और मनुहार से बार बार अपने पास बुलाते हैं, पर अपनी घर गृहस्थी छोड़कर महीने भर के लिए कहीं आना जाना कितनी मुश्किल से संभव हो पाता है, ये तो मैं ही जानती हूँ। इससे पहले एक बार बहू को शादी के बाद छोड़ने आई थी तो लौटकर घर की हालत देखने वाली थी। सारे पेड़ पौधे मेरे पहुंचने पर जैसे बिलखते हुए मिले और कुछ तो सूख भी गए। इतनी सेवा से पौधे लगाओ तो पौधों से एक जुड़ाव हो जाता है और फिर वो सूख जाएं तो बड़ी तकलीफ पहुंचती है। अगर काम वाली सुनीता से कहो तो वो 50 नखरे दिखाती है। पर इस बार बहू पीछे पड़ गई और सुनीता से फ़ोन पर बहू ने ना जाने क्या कहा कि सुनीता बोली, आंटी आप और अंकल आराम से जाओ, हम आपके घर और पेड़ पौधे दोनों का ध्यान रख लेंगे। फिर क्या था, मैं और ये चल दिए बेटा बहू के पास। बहू यानी सुप्रिया, क्या क्या कहूँ उसके बारे में। यहाँ आओ तो एक पल को भी ये एहसास नहीं होने देती कि ये हमारा घर नहीं है। हम दोनों का बहुत ध्यान रखती है। उसका पूरा व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि किसी को पहली बार में ही अपनी बोली बानी से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर मैं तो उसकी सास ठहरी। मेरे लिए भी सुप्रिया बेटे से ज़्यादा लाडली है। सुबह सुबह नहाकर ही मैं नाश्ता करना पसंद करती हूँ। सुबह की धूप में मुझे बैठकर अखबार पढ़ना पसंद है, जो आगरा में तो संभव नहीं हो पाता। बहू इस बात को बखूबी समझती है, तो अक्सर मुझे बालकनी में ही नाश्ता लाकर दे देती है। इन छोटे छोटे सुखों का अनुभव मुझे सुप्रिया ने ही करवाया। मैं लगभग नाश्ता खत्म कर ही चुकी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी तो समझ गई कि इस समय दूध वाला ही होगा। सुप्रिया बिजी होगी तो लाओ मैं ही ले लेती हूँ दूध। इधर मैं ड्राइंग रूम से होते हुए किचन की तरफ बढ़ रही थी। उधर से सुप्रिया हाथ में भगोना लिए कान में फ़ोन लगाए चली आ रही थी। लाओ मैं ले लेती हूँ दूध, तुम बात कर लो। इतना कहते हुए मैंने दूध का भगोना ले लिया। वापस आते समय कुछ शब्द मेरे कान में पड़े कि यार मेरा कैंसल है। कल से कितनी बार तुम लोगों को बोल चुकी हूँ। जब सुप्रिया फ़ोन रख चुकी तो मैंने पूछा, बेटा किसका फ़ोन था? अरे मम्मी, मेरे एक फ्रेंड का था। कुछ खास था क्या? मैंने पूछा। अरे मम्मी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सुप्रिया ने कहा। अरे बेटा कुछ तो था, बताओ मुझे। मैंने जब दोबारा जोर देकर पूछा तो उसने कहा, मम्मी वो आज मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है तो रात में उसके घर पर छोटा सा गेट टुगेदर है। जन्मदिन शब्द पर मैं अटक गई।
फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा तो तुम जाओ, क्यों नहीं जा रही? मेरा मन नहीं है मम्मी, सुप्रिया ने कहा। तो मैंने थोड़ा दुलार से कहा, मन नहीं है या तुम मेरे और पापा की वजह से नहीं जा रही हो? अरे मम्मी, फिर चली जाऊंगी, कोई बच्ची थोड़ी है वो, जन्मदिन के बाद चली जाऊंगी किसी दिन, 1 महीने के लिए तो आप लोग आए हैं, आप लोगों को यूं छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सुप्रिया ने उदास स्वर में कहा। बेटा चुपचाप अपनी सहेलियों को फ़ोन करो कि तुम आ रही हो, मैंने कहा। इस पर सुप्रिया बोली कि मम्मी, शाम को कितने काम होते हैं, चाय और रात का खाना, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए ये सब करना, आप ये सब करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सुप्रिया के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि बेटा, अगर तू नहीं जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज शाम को खाने का मैं देख लूँगी, तुम खुश होकर जाओ, यहाँ की चिंता छोड़ दो। सुप्रिया और मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि रिश्ते की मर्यादा देखते हुए हम सहेली जैसे भले न हों, पर एक दूसरे के लिहाज, खुशियों का ध्यान और एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। कहते हैं ना, किसी रिश्ते में अगर थोड़ा स्पेस बना रहे, सांस लेने भर की जगह बनी रहे, तो वो रिश्ते लंबी उम्र तक तय करते हैं। मैंने किया था नोटिस कि जब मैंने सुप्रिया को जाने के लिए राजी कर लिया तो उसकी आंखें कुछ पनीली सी हो आई थी और उसकी आंखों में मेरे लिए कृतज्ञता का भाव बढ़ गया था। शाम को जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि सुप्रिया, अपनी सहेलियों से कहना कि मैंने याद किया है, उन्हें एक दिन लंच पर बुलाया है। आप बहू से मत कहिए कि बेटी जैसी रहो, बस उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपके बहुत करीब हो जाएगी। सुप्रिया चली गई। मैं और ये शाम में टहलने जाते हैं, तो आज जब इन्होंने मुझे आवाज़ दी तो मैंने इनसे कह दिया कि आप आज अकेले टहलने चले जाइए, आज मेरा मन नहीं है। उनके जाने के बाद अब मैं अकेली थी। बेटा भी 8 बजे से पहले नहीं आने वाला था। जाने क्यों आज मैं अपने लिए कुछ वक्त का एकांत चाहती थी। मुझे अपने साथ कुछ वक्त बिताना था। मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई और सोफे पर आकर बैठ गई। जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया कि दिन भर का जो भरा हुआ मन था वो आंखों से बहने लगा और मैंने बहने दिया। मेरा मन था कि इस रुलाई के साथ मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जन्मदिन वाली बात मेरे दिमाग में उड़ने घुमड़ने लगी। बीता समय अपने साथ मुझे अतीत की गलियों में बहा ले गया। उन दिनों में जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरा पहला जन्मदिन आने वाला था। मैं भी छोटे छोटे सपनों और खुशियों पर दिल हारने वाली एक सामान्य सी लड़की थी। पति की नौकरी की वजह से हम अपनी ससुराल से दूर आगरा में रह रहे थे, पर लगभग हर छुट्टियों में घर चले जाते थे। और जब तक मैं घर पर यानी ससुराल में रहती, तब तक मेरी यही कोशिश रहती थी कि अम्मा को एक गिलास पानी के लिए भी न उठना पड़े। घर सजाना और रसोई में कुछ न कुछ नया बनाते रहना और सबकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव देखना और फिर खुशी से इतराते हुए फिरना। शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन था और इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने सोच रहा था इस दिन को मैं यादगार तरीके से मनाऊंगी और फिर मायके जाकर अपनी सहेलियों पर अपना इम्प्रेशन झाड़ूंगी। खुशी की बात यह थी कि नवमी और दशहरे की छुट्टी भी थी, तो मेरे पति की भी ऑफिस की छुट्टी रहेगी। एक दिन के लिए हम दोनों मथुरा वृंदावन घूम आएंगे। कितने दिनों से हम लोग ऐसे घूमने भी नहीं गए हैं। बस मैं उंगलियों पर दिन गिन रही थी। मेरे जैसे उत्सव प्रेमी लड़कियां जैसे ही थोड़ी पागल सी होती हैं। शाम में ये आए तो बोले, प्रमिला, पिताजी का फ़ोन आया था ऑफिस में, उन्होंने हम लोगों को घर बुलाया है। मैंने जब बताया कि पिताजी प्रमिला का जन्मदिन है तो हम मथुरा जाने की सोच रहे हैं, तो पिताजी ने कहा, ऐसी बात है तब तो ज़रूर घर चले आओ। वहाँ क्या अकेले में मनाओगे?
यहाँ हम सब साथ में मनाएंगे बहू का जन्मदिन। एक पल को तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर दूसरी ही पल मैंने खुद को समझाया कि वहाँ इतने लोगों के बीच जब मुझे शुभकामनाएं मिलेंगी, मैं केक काटूंगी तो उसकी तो बात ही कुछ और होगी। यहाँ दो लोगों के बीच क्या मज़ा आएगा। अब तुरंत मेरे दिमाग ने नई प्लानिंग के हिसाब से सोचना शुरू कर दिया। समय था कि कट ही नहीं रहा था और रात थी कि इतनी लंबी कि बीत ही नहीं रही थी। सुबह ही तो हम दोनों को निकलना था। खुशी से मैं दोहरी हुई जा रही थी। मेरे पाँव में बिजली जैसी गति आ गई थी। सुबह तक का इंतज़ार न हो रहा था। खैर सुबह हुई और हम दोनों तैयार होकर निकल पड़े गाड़ी से। मैंने लाल रंग की गोटा पत्ती की साड़ी पहनी हुई थी जो खास इस दिन के लिए खरीदी थी। मिठाई का डब्बा और अम्मा के लिए एक साड़ी भी ले ली थी। हम ज्यों-ज्यों सफ़र की तरफ बढ़ रहे थे, मेरी आंखें खुशियों भरे आने वाले हर एक पल का इंतज़ार कर रही थी। मन ही मन कल्पनाओं के गोते लगा रही थी। ऐसा न हो कि पिताजी ने आज के दिन कोई पूजा रखवाली हो और रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी घर पर जमा हों। पिताजी कई बार कह भी तो चुके थे कि अब कि तुम लोग आओ तो गायत्री यज्ञ करवा लें। गाड़ी के शीशे में खुद को देखते हुए मन ही मन कहा कि मैंने कुछ हल्की साड़ी तो नहीं पहन ली है, इतनी हड़बड़िया हूँ मैं। मम्मी ने तो पहली विदाई में जो बनारसी साड़ी दी थी वो पहननी चाहिए थी। अच्छा ऐसा करूँगी, सबके पाँव छूने के बाद कोई दूसरी भारी साड़ी पहन लूँगी। अरे कुछ साड़ी जो ससुराल की अलमारी में बंद है, उनमें वो मोर पंखी रंग की साड़ी तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ वही पहन लूँगी। केक तो छोटे शहर की वजह से अच्छा मिलेगा नहीं, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबका साथ हो तो जैसा भी हो सब अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, जैसा भी मिलेगा इनसे मंगवा लूँगी। लोगों की भावनाएं महत्व रखती हैं। प्रमीला बेटा, बाकी तो कुछ है नहीं जीवन में। मैं खुशी में कुछ दार्शनिक भी हो चली थी। सुनो चाय पी लेते हैं। इन्होंने कहा तो मैं अपने ख्याली पुलाव से बाहर आई। मैंने जैसे तैसे आधी कप चाय पी। अरे चाय पीने में किसका मन लग रहा था। मैं तो आज एक अलग ही खुमार में थी। ससुराल का मोड़ आने ही वाला था। मैंने अपनी साड़ी ठीक की, शीशे में चेहरा देखा और कंधे से आंचल ले लिया। पिताजी बाहर ही खड़े थे। हम लोगों को देखकर खुश हो गए। मुझे घर में कोई हलचल नहीं दिखाई दी। तब तक अम्मा हमारी आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो नींद से उठकर आ रही हैं। शाम के 4 बज रहे थे और खाना खाने के बाद अम्मा कुछ देर आराम करती। तुम लोग आ गए। मैंने पाँव छुए तो उन्होंने कहा कि बहू अब जल्दी कोई खुशखबरी देना, यही आशीर्वाद है। तुम्हारे पापा बता रहे थे कि बहू का जन्मदिन है तो तुम लोग इस बार आ नहीं रहे थे। अम्मा ने ये बात कही और इस तरह हंसी कि मुझे आभास हो गया कि वो तंज मार रही हैं, जो मुझे भीतर कहीं चुभ गया। मेरे पाँव जो घर के बाहर तक डगडग भर उलांचे मार रहे थे, अब जैसे उनमें ताकत ही नहीं बची हो। मैं एकदम जड़ कर खड़ी रह गई। मेरी तंद्रा तब टूटी जब अम्मा ने कहा, बहू तुलसी की पत्ती और अदरक डालकर चाय बनाना। आज कितने दिनों बाद आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। मैंने कहा, हाँ अम्मा, इसके अलावा कुछ कहने की गुंजाइश कहाँ होती है नई बहू के पास। मेरे जन्मदिन की बात तो बहुत पीछे रह गई थी। मेरे लिए शायद ये बड़ी बात थी, पर उन लोगों के लिए ये सब चोंचलेबाजी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर घर के कपड़े पहने और चल दी रसोई की ओर। इन्हें भी एहसास नहीं था कि मेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। जब चाय लेकर मैं बैठक में गई तो ये बोले, पापा आज प्रमिला का जन्मदिन है तो चाय पीकर मैं केक ले आऊँगा। अम्मा तुरंत हंसते हुए बोली कि हाँ भैया, अब उल्टी गंगा बहेगी। यही बाकी रह गया था इस घर में, तो अब ये नई रिवाज भी शुरू कर दो। जाओ ले आओ, नहीं तो बहू को लगेगा अम्मा ने मना कर दिया।
तब तक पिताजी बीच में बोल पड़े कि हम तो कह रहे हैं देसी घी का हलवा बना लो, कितने दिनों से खाया भी नहीं है। और फिर ये केक शेक हम लोगों को तो भैया अच्छा नहीं लगता। मेरी मनोदशा का किसी को दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने कहा रहने दीजिए, केक मत लाइए, मैं हलवा बना लूँगी। और मैं आंसुओं का गुब्बार लिए रसोई की तरफ चल दी। बड़े मन से सबके लिए दम आलू, सोया, मेथी की सूखी सब्जी, पूड़ी, रायता, पूड़ी, कचौड़ी और हलवा बनाया। खाना खाते हुए पापा बोले, बताओ तुम लोग केक लेकर आ रहे थे, केक और हलवे की क्या तुलना, इस हलवे के सामने केक क्या है। खाना खाने के बाद पापा बोले, बहू आज बहुत दिनों बाद खाना खाकर आत्मा तृप्त हुई है। ईश्वर करे तुम्हारा ऐसा जन्मदिन हम लोग हर साल मनाएं। उनके कहे गए आखिरी शब्द मेरे कानों में गर्म शीशे की तरह पिघलकर रिसने लगे। मैंने मन ही मन कहा कि ऐसा जन्मदिन फिर कभी न मनाऊं मैं। ससुराल में बहू से सबको अपेक्षा रहती है कि बहू पहले दिन से ही सबको अपना बना ले, पर खुद बहू के मन के भाव पढ़ने की, उनके मन को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। और फिर जब बहू के भीतर खलिश सी भरती जाती है तो फिर बहू के माथे पर ही दोषों की लड़ियां मढ़ देते हैं। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने कपड़े भी नहीं बदले, खाना खाने से क्यों मना कर दिया। बस बहू का फर्ज है कि सबको अपने हाथ के बने पकवान खिलाती रहे। खुद कुछ खाया भी है या नहीं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमरे में चली आई और सिटकिनी चढ़ाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। जी भर कर रोई और आंखें सूजा ली। तब तक रोती रही जब तक इन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मैं इनके सीने से लगकर हिचकी लेकर रोती रही। ये जितना चुप कराते उतनी ही रुलाई और फूटती। जब शांत हुई और उन्हें अपने रोने का कारण बताया तो ये बोले कि इतनी छोटी सी बात पर भी कोई रोता है भला। इनके ये कहने पर समझ गई कि इनके सीने पर सर रखकर रोना व्यर्थ ही गया। इनकी प्राथमिकताओं में मेरी इन छोटी छोटी खुशियों का इतना मोल नहीं है। भले ही इन्होंने मुझे चुप कराने के लिए ये सब कहा हो, पर उस दिन से मैं कुछ चुप सी हो गई थी। और जीवन के इस पड़ाव तक आते आते एक हंसमुख लड़की प्रमिला धीमे धीमे कहीं खोती सी चली गई। उसकी बेलौस हंसी, बिन बात ठहाके लगाने वाली लड़की अब बस ज़रूरत भर का मुस्कुराने लगी थी। और मेरे इस बदलाव को महसूस करने वाला भी कौन बैठा था वहाँ। फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने सोच लिया था कि मेरे घर में अब भावनाओं को भीतर दफन करके कोई दूसरी प्रमिला नहीं बनेगी। किसी भी रिश्ते में केवल रिश्ते के नाम भर से प्रेम नहीं पनपता, उस रिश्ते को सींचना पड़ता है। प्रेम के जल से निराई करनी पड़ती है समय समय पर, तब जाकर किसी रिश्ते की लहलहाती पौधा तैयार होती है। मैंने सुप्रिया के लिए कोई बंधन नहीं रखा, बस उसे अपने प्यार की ऊषा दी। उसके लिए वो सब करने की कोशिश की जो अपेक्षाएं मैं अपने लिए एक बहू के रूप में करती रही थी। उसे और बेटे को एक स्पेस दिया कि उनके रिश्ते की जड़ें मजबूत हो जाएं। बस इतना ही किया और सुप्रिया मेरे करीब और करीब आती चली गई कि तभी डोर बेल बजी और मैं बीते समय को पीछे धकेल कर लौट आई अपने वर्तमान में। लेकिन ये क्या, मेरे चेहरे पर तो आंसुओं की लकीरों के निशान थे। मैं झट से झाड़ी के पल्लू से अपना चेहरा पोंछा और आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए खुद को सामान्य करने की कोशिश की। दरवाज़ा खोलते ही सुप्रिया चहकते हुए बोली कि मम्मी, ये केक सानिया ने आपके लिए भिजवाया है। और मेरी सभी सहेलियों को जब से मैंने आज की घटना के बारे में बताया है, वे सब उतावली हो रही हैं आपसे मिलने के लिए। इस इतवार को सब धमकने वाली हैं। ये कहते हुए सुप्रिया किचन में गई और प्लेट में मेरे लिए केक ले आई और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मम्मी आई लव यू।
एंड आई रियली मीन इट। मेरे हाथ में केक का टुकड़ा था और आंखों में आंसुओं का ज्वार, लेकिन इस बार ये आंखें मेरे बहू के प्यार में भरकर छलक रही थी। मैं और सुप्रिया दोनों अपनी आंखों के कोर पोंछते हुए एक दूसरे के कंधे लगकर मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट से घर का कोना कोना जगमगा रहा था। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।